तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपके स्पीड एंड वेलोसिटी का लेक्चर नंबर 3। बच्चों ये जो लेक्चर 3 होगा यही हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और यहां से आपका ये वाला जो चैप्टर चल रहा था स्पीड एंड वेलोसिटी का पहला चैप्टर जिसका नाम था काइनेमैटिक्स वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग कॉपी में हेडिंग डालना ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग आपको समझाएंगे ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है। तो बच्चों जब भी कभी हम लोग ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना मोशन में, सबसे पहले आपको 3 चीजों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, विस्थापन, वेग और त्वरण। अब थोड़ा ध्यान से समझना, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपके सामने कहा सर आपके सामने लिखा हुआ है विस्थापन, बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना विस्थापन से वेग कैसे प्राप्त करना है, वेग से त्वरण कैसे प्राप्त करना है, पहले आप इस बात को समझो। ठीक है, देखो विस्थापन की बात करते हैं तो इसको हम लोग x से शो करेंगे, वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग इसको v से शो करेंगे और एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम लोग इसको a से शो करेंगे। बच्चों हमेशा याद रखना जब भी कभी आप विस्थापन का आकलन कराते हो, विस्थापन का आकलन मतलब डिफरेंशिएशन, तो जब भी कभी हम लोग विस्थापन का डिफरेंशिएशन कराते हैं दैट मींस आकलन कराते हैं तो वेग मिलता है, वेग का आकलन कराते हैं तो बताइए क्या मिलता है, त्वरण। वेग का आकलन कराएंगे तो बताइए क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा, है ना, टॉपिक में नोट डाउन कीजिएगा। तो विस्थापन का आकलन वेग, वेग का आकलन त्वरण। अगर समाकलन कराते हैं, समाकलन मतलब त्वरण का समाकलन, देखो क्या होता है, कहना त्वरण का समाकलन हो जाएगा हमारा क्या, कह देना वेग, और वेग का समाकलन बताइए क्या होगा, विस्थापन। तो आप लोग को पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, और ध्यान रखना आकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन और समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, तो फिर से मेरी बात को सुनिए, विस्थापन का आकलन वेग, वेग का आकलन त्वरण, त्वरण का समाकलन ध्यान देना, त्वरण का समाकलन वो वेग, और वेग का समाकलन बताइए क्या देगा, कहना वेग का समाकलन देगा विस्थापन। ठीक, तो आप जैसे इस तरफ जा रहे हैं त्वरण से वेग, वेग से त्वरण से वेग, सॉरी विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण, आकलन का आना है, त्वरण से वेग और वेग से विस्थापन, समाकलन का आना। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है ना। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो भी हमारा आकलन और समाकलन हो रहा ये समय के सापेक्ष होगा। जैसे कि अगर आप विस्थापन का समय के सापेक्ष आकलन का देंगे तो विस्थापन x का समय के सापेक्ष देखो आकलन का दिया dx/dt निकाला, तो विस्थापन का आकलन क्या होगा, वेग, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, v के बराबर। पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि अगर आपको पता चलना है कि वेलोसिटी क्या होगी तो सीधा सीधा बताइए कि वेलोसिटी हो जाएगी सर dx/dt, वेलोसिटी हो जाएगी dx/dt, यानी विस्थापन का देखो वेग के सापेक्ष आकलन, विस्थापन का समय के सापेक्ष आकलन का दिया, तो विस्थापन का समय के सापेक्ष आकलन कराने से वेलोसिटी मिलती है। अब वेलोसिटी का समय के सापेक्ष आकलन करा दीजिए त्वरण मिल जाएगा। तो अगर आपने वेलोसिटी का समय के सापेक्ष आकलन करा दिया दैट मीन्स dv/dt लिख दिया, तो dv/dt क्या हो जाएगा सर, ये त्वरण a हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये त्वरण a हो जाएगा। तो देखो ओके, इतनी बात सब कुछ क्लियर है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं सर, एक तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया, दूसरी बात ये है कि अगर विस्थापन का आकलन वेग देता है तो विस्थापन यदि 2 बार आकलन करा दिया जाए समय के सापेक्ष, ये देखिए 2 बार मैंने आकलन करा दिया, तो 2 बार आकलन कराने से बताइए क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। तो विस्थापन का 2 बार आकलन कराइए d2x/dt2, ये त्वरण देगा। सेम तरीके से इसको भी एक फॉर्मूले में और कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे, a बराबर dv/dt आया है, अगर मैं ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, dx और dx से, तो ये dx/dt और यहां पर देखो क्या हो जाएगा dv/dx, ये देखो मैंने dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है तो भाई dv/dt। तो आप मुझे बताइए ये dx/dt क्या हो जाएगा, इतना टर्म कह देना, ये तो वेलोसिटी हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा फिर वेलोसिटी v और आगे हो जाएगा dv/dx। तो बच्चों एक्सेलरेशन का यहां पर देखो दूसरा फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया, ये देखिए। ओके, तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। कई बार इन 4 फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और आपको समझना है कि इन 4 फॉर्मूले से न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, विस्थापन का आकलन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी का आकलन त्वरण देता है। आपने विस्थापन का आकलन कराया dx/dt निकाला, वेलोसिटी आ गया, फिर आपने देखिए वेग का आकलन कराया, त्वरण आ गया। ठीक है, फिर विस्थापन का 2 बार आकलन कराया, त्वरण आ गया। लेकिन अगर हम dv/dt को
ऊपर नीचे dx dx से मल्टीप्लाई करके dx अपॉन dt लिखे, वो v आ गया dv अपॉन dx हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। और टिस्टा इंटीग्रेशन क्या देता है, टिस्टा डिफरेंशिएशन क्या देता है, ये तो याद होना ही चाहिए। जैसे विस्थापन का अवकलन वेट, वेट का अवकलन त्वरण, त्वरण का समाकलन वेट, वेट का समाकलन विस्थापन, विस्थापन का 2 बार अवकलन त्वरण, त्वरण का 2 बार समाकलन विस्थापन। बताइए इतनी बात सब लोग क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, है ना। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुना। सर ये सारे के सारे फॉर्मूले तो आपने निकाल लिए, लेकिन जब वहां बात आ जाती है कि इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के साथ एक और बात आ जाती है कि सर आपने बार बार अवकलन और समाकलन का इस्तेमाल किया, तो आपको अवकलन और समाकलन भी बताना पड़ेगा कि अवकलन और समाकलन क्या होता है। तो मैं बहुत कम शब्दों में आपको यहाँ अवकलन और समाकलन निकालना सिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा अवकलन और समाकलन के बारे में बता दूं कि अवकलन और समाकलन कैसे निकालना है, क्योंकि फिजिक्स में बिना स्टेट काम नहीं चल सकता, फिजिक्स में बिना स्टेट काम नहीं चल सकता, इसलिए आपको अवकलन और समाकलन के बारे में समझना पड़ेगा कि अवकलन और समाकलन हमें कैसे निकालना है। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करिएगा। चलो बताइए, मैं आपसे पूछूं कि भाई अवकलन कैसे निकालते हैं, तो अवकलन के लिए क्या होता है कि जैसे कि मुझे h की पावर n का अवकलन करना है, d अपॉन dx कर दीजिए h की पावर n। तो बच्चों h की पावर n का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसका मतलब होता है कि ये जो पावर है वो आगे लेके आइए, और ध्यान रखना पावर में से घटा दीजिए, यानी n h की पावर n माइनस 1, पावर को आगे लेके आइए और पावर में से 1 घटा दीजिए। ये याद रखना, ये तुम्हारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, पावर को आगे लेके आइए और पावर में से 1 को घटा दीजिए, यही तुम्हारे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। x की पावर n का अवकलन n h की पावर n माइनस 1। सेम तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए h की पावर 5 का बताइए अवकलन क्या होगा, तो सीधा सीधा यार है बात है, पावर को आगे लेके आइए और पावर में से 1 घटा दीजिए, 5h की पावर 4। मेन यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा आपके प्रश्नों में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा h की पावर 3/2 का अवकलन क्या होगा, तो कहना पावर को आगे लेके आइए, पावर में से 1 घटा दीजिए। बताओ, तो ये सब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लीजिए। सेम तरीके से अगर मैं पूछूं सिर्फ और सिर्फ कहीं पर x लिखाओ, उसका अवकलन क्या होगा, तो पावर को आगे लेके आइए, 1 आगे लेके आइए, पावर में 1 है, और h की पावर 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 1 होता है, इसलिए h का अवकलन हमेशा 1 होगा। h का अवकलन क्या होगा 1। लेकिन अगर यही कोई कांस्टेंट होता बच्चों, क्या होता है कांस्टेंट, तो याद रखना किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो हमेशा 0 होता है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये थोड़े बहुत 2-4 फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपके काम में आएंगे। अरे क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़ेगा, बार बार ये टर्म आएगा तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। और भी हम लोग 1-2 फॉर्मूले देख ले, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि सर इस बार एक काम करिए, √x का अवकलन निकालिए, तो √x का जब भी कभी अवकलन निकालते हैं बच्चों, तो वो सीधा सीधा 1/2√x आता है, 1/2√x आता है, याद रखिएगा। हरा और भी अवकलन निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए h की पावर 6 का अवकलन बताइए क्या होगा, तो कहना पावर आगे लेके आइए, पावर में से घटा दीजिए। ये सब हमारे अवकलन के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला होता है कि पावर को आगे लाइए, पावर में से घटाइए, डिफरेंशिएशन है। अच्छा, समाकलन कैसे निकालेंगे, तो कहना समाकलन का लिए पहले बेसिक फॉर्मूला बताइए सर क्या होता है, तो कहना समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना h की पावर n का, अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहना h की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, सर ये है इंटीग्रेशन। ठीक है, h की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और आगे कुछ कांस्टेंट भी होता है, लेकिन वो कांस्टेंट ना भी लगाओगे काम चल जाएगा। तो पावर में से 1 जोड़िए और पावर जो ऊपर हो वो नीचे रखिए। ये समाकलन में देखो पावर बढ़ती है, समाकलन में हमेशा पावर जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, और अवकलन में हमेशा पावर घटती है। ये सब बातें याद रखना। ठीक है, तो बताइए अगर मैं आपसे पूछूं h की पावर n का समाकलन, तो h की पावर n+1/n+1। चलो 1-2 सवाल देख लेते हैं। h की पावर 4 का बताइए समाकलन क्या होगा, कहना h की पावर 5 1 जोड़ दीजिए, उतना ही नीचे रख दीजिए। h की पावर बताइए 6 का समाकलन क्या होगा, पावर में 1 जोड़िए, उतना ही नीचे रख दीजिए। h की पावर -3 का समाकलन क्या होगा, तो बताइए पावर में कह सकते हो कि 1 जोड़िए, -3 में 1 जोड़ा जाएगा -2, उतना ही नीचे रख दीजिए।
ओके, -2 नीचे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अवकलन में पावर घटती है, पावर को आगे लाइए, पावर में से एक घटाइए। यहां पावर बढ़ती है, पावर में एक जोड़िए, जो ऊपर आया वही नीचे रख दीजिए, है ना। तो ये इस्तेमाल होगा आपके फॉर्मूले में। अब देखो, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, गणित पढ़ा रहा होता तो मैं साइन एक्स, कॉस एक्स, इन सब को भी लेके चलता, लेकिन वो नहीं आएगा आपके फिजिक्स में, बेसिक साइंस में। आपका मेन जो पूछा जाएगा वो x⁴n वाला कॉन्सेप्ट ही पूछा जाएगा, क्योंकि वही वाले प्रश्न बनेंगे आपको, ठीक है। और ये इसलिए बनेंगे, कई बार ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली रूप से भी पूछ लेता है। मैं बताता हूं कैसे, है ना। तो मैंने देखो अब ये भी क्या पढ़ाया आपको, मैंने बताया कि भाई विस्थापन का अवकलन वेग होता है, वेग का अवकलन त्वरण होता है। उसके आधार पे मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। v = dx/dt, इसके अलावा a = dv/dt, समझो बात को। और इसके अलावा 2 बार अवकलन चाहिए, एक्सेलेरेशन, और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब मैं आगे की बात करता हूं। इसी के बाद हम लोगों को कुछ स्पेशल पॉइंट याद करके रखने हैं। तो नोट में आप लोग 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट सुनिए क्या है। पहला पॉइंट ये है कि बच्चों विस्थापन का अवकलन क्या होता है, वेग। याद कर लो, विस्थापन का अवकलन वेग, और फिर वेग का अवकलन बताइए क्या होता है, त्वरण देता है, ठीक है। फिर इसका उल्टा, सर त्वरण का समाकलन क्या देता है, वेग, और वेग का समाकलन क्या देता है, सर विस्थापन देता है, ठीक। अब मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है बच्चों ग्राफ का। बिना ग्राफ के देखो कुछ नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं बताता हूं ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ का मेन कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे समझेंगे ग्राफ को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर 2 वर्ड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। उनमें से एक होगा स्लोप, जिसको आप प्रवणता भी कहते हो, और दूसरा टर्म होगा इसका एरिया। तो मैं आपको पहले बता दूं ये स्लोप और एरिया का क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे। बस आप नोट डाउन करते रहिएगा। ये सब चीजें ना थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा ऑड है, लेकिन ये ऑड नहीं है बच्चों। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है ना, तो हमेशा हमें धोखा दे जाती हैं, बन ही नहीं पाती। और ना बन पाने का रीजन होता है कि हम लोगों ने कभी भी इसको शिद्दत के साथ पढ़ाई नहीं होता, है ना। शिद्दत का मतलब ये होता है धैर्य के साथ पढ़ाई करनी होती। जरूरी नहीं होता है कि हर बार कोई भी नई चीज आपको पहली बार में आ जाए, है ना। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है उसके साथ। आप खुद सोचिए यार, आप किसी को रिझाने मनाने जाते हो तो क्या एक ही बार में मान जाती है, नहीं ना, थोड़ा सा समय लगता है। वैसे यहां पर भी थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे कि मैंने देखो y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एक ये ड्राफ्ट खींचा, तो तुमसे सबसे पहले ये पूछेगा कि बताइए सर किसी भी ड्राफ्ट में हम स्लोप कैसे डिसाइड करेंगे, स्लोप। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कभी हमें किसी भी ड्राफ्ट में स्लोप बतानी होती है, तो स्लोप का मतलब होता है कि y एक्सिस में जो पैरामीटर है, y एक्सिस में जो भी पैरामीटर है, जो भी पद है, उसे ऊपर रखिए, दैट मीन्स dy, और x एक्सिस वाला पद नीचे रखिए, dy/dx। ये हमारी क्या होती है, स्लोप होती है, ठीक है। अब अगर y एक्सिस में कोई दूसरा टर्म होता तो हम लोग उसे ऊपर रख देते, x एक्सिस वाले को नीचे। ये हमारा स्लोप होती है। फिर रही बात एरिया, तो किसी भी कर्व के, किसी भी ग्राफ के अगर मुझे नीचे का एरिया जानना है, किसी भी ग्राफ के नीचे का क्या जानना है बच्चों, एरिया, ये एरिया जानना है। तो ध्यान रखना, किसी भी ग्राफ के ये जो नीचे का एरिया होता है, जिसको आप क्षेत्रफल भी कहते हो, कोई भी ग्राफ हो, तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा बच्चों, वो एरिया ध्यान रखना क्या शो करता है, कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन करके निकाला जाता है, y × dx, ओके। तो स्लोप में ध्यान से सुनना, स्लोप में क्या हुआ, कहना स्लोप में सर देखो अवकलन हुआ है। स्लोप में क्या हुआ है, कहना स्लोप में सर देखिए अवकलन हुआ है ना। एरिया निकालने में क्या हुआ है, सर एरिया निकालने में हुआ है समाकलन। क्या हुआ बच्चों, समाकलन। तो मेरे मतलब कहने का ये है कि जब भी कभी बात स्लोप की करते हैं तो स्लोप में हमेशा हमें dy/dx निकालना होता है, और एरिया करते हैं तो एरिया में इंटीग्रेशन y × dx निकालना होता है। कोई भी कर्व के लिए हो, आप इसको याद कर लो पहले तो। स्लोप मतलब आज से आगे बात करती आती है, स्लोप मतलब dy/dx। एरिया निकालना है इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपको y एक्सिस और x एक्सिस ही दी जाए, यानी y एक्सिस में y हो, x एक्सिस में x हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पता है कैसे दिया जाएगा, देखो आपको दिया जाएगा, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मेन एग्जांपल में आता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि y एक्सिस में मैंने प्रेशर ले लिया और x एक्सिस में वॉल्यूम ले लिया। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, y एक्सिस में प्रेशर, x एक्सिस में वॉल्यूम। फिर आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर कोई ग्राफ खींच देता हूं
तो आप मुझे जल्दी से बताइए इसकी स्लोप किससे रिप्रेजेंट होगी और ये एरिया किससे रिप्रेजेंट होगा, मैंने आपसे पूछा। तो आप क्या कहोगे, कहना अगर मुझे इसकी स्लोप बतानी है सर, मार साहब स्लोप बतानी है, तो स्लोप का मतलब आपने अभी अभी बताया dy अपॉन dx होता है सर, और y में क्या है p, इसलिए dp अपॉन dv सर ये स्लोप है, dp अपॉन dv सर स्लोप है। ठीक है सर, एरिया बताना है तो बताइए कैसे निकाला जाएगा। सर एरिया होता है इंटीग्रेशन y dx, लेकिन y में क्या है p, इसलिए इंटीग्रेशन p, x में v, इसलिए इंटीग्रेशन p dv। समझे ये बात को। तो कोई भी y एक्सिस और कोई भी x एक्सिस के बीच अगर आपको स्लोप निकालना है तो dy अपॉन dx करके यूज कीजिए, एरिया निकालना है इंटीग्रेशन y dx यूज कीजिए, और बस ये देख लो y में क्या है x में क्या है आपको पता चल जाएगा। समझो बात को। सर इसको मोशन में लेके आइए, मैंने कहा ठीक सर लेके आते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया, बहुत ध्यान सुनना, मान लीजिए आपको कहा गया है कि मैं एक और डायग्राम खींच रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना सर, ये डायग्राम है फोर्स वर्सेस टाइम के बीच, बल वर्सेस टाइम के बीच है बच्चों। तो मैंने आपसे कहा कि ये डायग्राम है बल वर्सेस टाइम के बीच। अब जल्दी से आप लोग सोच समझ के बताइए इसका स्लोप क्या बताओगे और इसका एरिया क्या बताओगे। तो कह रहा अगर सर इसका देखो स्लोप बताना है मुझे, क्या बताना है स्लोप, तो याद रखिएगा इसका जो स्लोप आएगा सर वो आएगा dy अपॉन dx की मदद से, इसका जो स्लोप आने वाला है वो df अपॉन dt, ये स्लोप आने वाला है। अगर मैं इसका एरिया पूछूं कि एरिया क्या होगा, तो इंटीग्रेशन y dx, y में f है और x में t है, इसलिए इंटीग्रेशन f dt। ओके, तो कहां पर हमें कैसे स्लोप और एरिया निकालनी है, क्लियर हो गया ना सबको। वही चीज इन्होंने बोली है, इन्होंने वही चीज बोली है, क्या बोला है कि किसी कर्व की जो स्लोप होती है वो dy अपॉन dx होती है और एरिया जो है इंटीग्रेशन y dx होता है, लेकिन y में क्या लिखना है x में क्या है वो डिपेंड करेगा। बताओ इतनी बात सबको क्लियर हो रही। ओके, अब मैं आपको एक मुद्दे की बात और बताता हूं, क्योंकि ड्राफ्ट को रीड करना है तो ड्राफ्ट को रीड करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। कुछ बातें और सुनिए, क्योंकि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, हम जल्दीबाजी में नहीं भाग सकते, एकदम प्यार से समझिए। आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि हमें कब कौन सा पैरामीटर बढ़ाना है, कब कौन सा पैरामीटर घटाना है। जैसे कि मैंने आपको चित्र में एक प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम खींचा, प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन ग्राफ खींचा, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए दाब और आयतन ग्राफ खींचा, फिर मैंने आपसे कहा कि सर मान लीजिए मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, कहां की ओर जा रहा हूं, ऊपर की ओर। तो बच्चों y एक्सिस वाला जो पैरामीटर है, y एक्सिस वाला पैरामीटर जब आप ऊपर की ओर जाते हो, कहां की ओर, ऊपर की ओर, तो y एक्सिस वाला पैरामीटर हमारा बढ़ता है। नीचे की ओर आते हो तो y एक्सिस वाला पैरामीटर घटता है। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में हो तो y एक्सिस वाला पैरामीटर हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ना आप ऊपर गए ना आप नीचे आए। समझ रहे बात को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि y एक्सिस वाला पैरामीटर तब बढ़ेगा जब आप ऊपर की ओर जा रहे होगे, है ये घटेगा तब जब नीचे, और अगर आप ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो कांस्टेंट। समझिए बात। तो मतलब पता क्या कि y एक्सिस वाले पैरामीटर को कांस्टेंट करना है, y एक्सिस वाले पैरामीटर को कांस्टेंट करना है तो कैसी लाइन खींचनी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होगी। कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन में उल्टा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में y एक्सिस वाला पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन वाला पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है, y एक्सिस वाला। लेकिन फिर से अब मैं x एक्सिस वाले पैरामीटर को देखना चाहता हूं, x एक्सिस वाले। तो बच्चों x एक्सिस वाला पैरामीटर देखो, जब आप राइट की ओर जाओगे, दूर की ओर जाओगे, राइट की ओर जाओगे तो x एक्सिस वाला पैरामीटर वॉल्यूम बढ़ेगा। जब आप लेफ्ट की ओर आओगे, देखो इस तरफ की ओर आ रहे हैं, तो वॉल्यूम तुम्हारा घटेगा। लेकिन ना आप राइट जाओ ना आप लेफ्ट आओ, एकदम सीधे की सीधे वर्टिकल, तो ध्यान रखना y एक्स वॉल्यूम जो होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है तो वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ी, अर्थात x एक्सिस वाले पैरामीटर को कांस्टेंट करना है तो वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ी है। उल्टा है ना, देखो हरा। तो आप ये समझो कि y एक्सिस के पैरामीटर को कांस्टेंट करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, x एक्सिस वाले पैरामीटर को कांस्टेंट करना है वर्टिकल लाइन खींचिए।
नोट कर रहे हैं ना टॉपिक में। अब कैसे बढ़ना है कैसे घटना है ये भी मैंने बताया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जिसमें मैं दोनों पॉइंट लूंगा। इस बार मैंने प्रेशर भी लिया फिर से वॉल्यूम लिया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे हम कहते हैं कि कोई पैरामीटर बढ़ेगा और कब कोई पैरामीटर घटेगा। जैसे मैंने मान लीजिए इस तरीके से एक लाइन खींची, मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रेशर और वॉल्यूम में क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। हरा इसको मैंने अपनी तरफ से 1 बोल दिया और ये 2 बोल दिया। तो आप मुझे बताइए अगर ऐसे लाइन खींची तो आप ये सोचो आप ऊपर जा रहे हो और नीचे आ रहे हो। भैया ऊपर जा रहे हैं इसलिए प्रेशर तुम्हारा बढ़ेगा। राइट जा रहा है कि लेफ्ट आ रहा है, क्या ना राइट जा रहा है, 1 से 2 राइट की ओर है ना कहीं, तो वॉल्यूम भी क्या होगा बढ़ेगा। तो दोनों चीजें बढ़ेंगी। मान लीजिए इसके बाद जो है ना सर इस तरीके से कर्व आया, ऐसे कर्व आया, अब क्या होगा। तो कर्व हो चाहे जैसा हो, आप ये देखो नीचे आ रहे हो ऊपर जा रहे हो। तो बच्चों यहां नीचे आ रहे हैं, नीचे आने का मतलब प्रेशर तुम्हारा घटेगा, राइट की ओर जा रहा है वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ेगा। अरे समझ रहे हैं ना बात को। फिर मैंने कहा कि सर एक काम करो इस बार ऐसे कुछ आ जाइए वर्टिकल लाइन से नीचे, वर्टिकल लाइन से नीचे। तो कहना नीचे की ओर आ रहे हैं इसलिए प्रेशर का मान घटेगा, और चूंकि वर्टिकल लाइन है तो बच्चों वॉल्यूम कैसा हो जाएगा सर, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। है फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ऐसे आ जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू वापस आ जाइए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, तो प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहेगा इस लाइन में। लेकिन आप लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो वॉल्यूम तुम्हारा घट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी ग्राफ को देखकर आपको यह समझ में आना चाहिए कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाले पैरामीटर कब कब बढ़ रहे हैं कब कब घट रहे हैं। ठीक है, तो कब कब बढ़ रहा है कब कब घट रहा है, एक तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरा मैं आपको थोड़ा स्लोप के बारे में और समझा दूं कि हम लोग कैसे देखेंगे कि स्लोप हमारी कांस्टेंट कब है, स्लोप घट कब रही है, स्लोप बढ़ कब रही है। एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सुनो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये तुम्हारा, फिर से मैंने प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया, मान लीजिए प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि बताइए जरा इसका स्लोप क्या होगा। तो आप मुझे आराम से बता सकते हो कि सर स्लोप का मतलब था dy अपॉन dx, y में प्रेशर है इसलिए dp अपॉन dv, सर ये स्लोप होगा। फिर मैंने अगर आपसे एक स्ट्रेट लाइन कह दी, फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसकी स्लोप कांस्टेंट है कि घट रही है कि बढ़ रही है। तो बच्चों पहले एक बात ध्यान रखना, स्लोप का मतलब tan थीटा भी होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मतलब होता है क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण। अगर मैं पूछूं थीटा क्या है तो कॉपी में लिखिएगा, थीटा है क्षैतिज से बनाया गया कोण, क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, सर ये है थीटा। ओके, तो आप मुझे बताइए अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मेरे भाई यहां पर हर जगह देखिए, हर जगह क्षैतिज के साथ सेम एंगल बनाया जाएगा, और सेम एंगल बनाया जाएगा तो इसका मतलब यहां पर जो स्लोप बताओगे सर, यहां पर स्लोप कैसी बताओगे सर, यहां पर स्लोप कांस्टेंट है। ओके, तो जब भी कभी लाइन आए आपके सामने हमेशा स्लोप कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्लोप हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर ये कर्व आता, मान लीजिए ऐसे कर्व आता ऐसे, तो आप मुझे बताइए अब स्लोप क्या होगी, अब बताइए स्लोप क्या होगी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई कि एंगल क्या हो रहा है, क्योंकि tan थीटा होता है स्लोप। तो पहले यहां एंगल बहुत कम था, फिर यहां हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इतना हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इतना हुआ, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इतना हुआ, फिर देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इतना हुआ। आप एंगल तो थोड़ा गौर से देखिए, एंगल पहले बहुत कम बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। अरे देख रहे हैं ना, तो एंगल लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ में हमेशा स्लोप बढ़ेगी। स्लोप कैसी होगी, बढ़ेगी। कॉपी में नोट डाउन कर लेना, स्लोप कैसी होगी, बढ़ेगी। फिर अगर यही जो है यही कर्व हम ऐसे खींचे होते ऐसे, अब बताइए स्लोप क्या है, अब क्या हो रहा है स्लोप का। तो कह रहा अगर ये कर्व सर ऐसे खींचा गया होता बच्चों, तो पहले स्लोप देखिए कितनी ज्यादा थी, हॉरिजॉन्टल के साथ बहुत एंगल बना रहा था, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखिए, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखिए, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखिए, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखिए। अरे भाई एंगल पहले बहुत ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर और कम और कम। तो यानी कंडीशन में हमेशा स्लोप क्या होगा, घटेगा। बताइए तो बच्चों कहां पर स्लोप बढ़ता है कहां पर स्लोप घटता है,
हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा स्लोप कांस्टेंट रहता है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाए स्लोप बढ़ेगा, ऊपर से ऐसे आए स्लोप घटेगा, है ना। ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब बेस था, ओके, ये सब क्या था, बेस था जो मैंने आपको पढ़ाया। स्लोप निकालना सिखाया, एरिया निकालना सिखाया, कुछ ग्राफ को रीड करना सिखाया। अब मेन एंट्री करते हैं हम लोग ग्राफ में। अब मेन एंट्री करते हैं हम लोग ग्राफ में। हम लोगों को 3 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं भाई। अभी अभी मैंने आपको विस्थापन बताया, वेलोसिटी पढ़ाया और त्वरण पढ़ाया। तो विस्थापन समय के बीच पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ बनना चाहिए किसके बीच, वेलोसिटी और समय के बीच, और तीसरा त्वरण और समय के बीच। तो बच्चों पहला वाला जो ग्राफ है जो हमें डिटेल में रीड करना है उसका नाम है विस्थापन समय ग्राफ। तो हमने क्या किया है, वाई एक्सिस में विस्थापन ले लिया और एक्स एक्सिस बताइए क्या ले लिया, समय। वाई एक्सिस विस्थापन, एक्स एक्सिस समय। आपको याद है कुछ याद है, विस्थापन का आउटलन वेलोसिटी, वेलोसिटी का आउटलन त्वरण, त्वरण का समाकलन वेलोसिटी, वेलोसिटी का समाकलन विस्थापन। विस्थापन से पहले कुछ नहीं था और त्वरण के बाद कुछ नहीं था, ठीक है। बताओ ये बात क्लियर। तो मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि विस्थापन और समय ग्राफ सर खींचते हैं, तो और ऐसा मैंने कुछ विस्थापन और समय ग्राफ ऐसे खींच दिया। ये रहा विस्थापन और समय ग्राफ, ध्यान सुनना, ये रहा विस्थापन समय ग्राफ। तो मैंने कहा मान लीजिए मैंने 1 से 2 विस्थापन और समय ग्राफ खींचा, फिर मैंने आपसे पूछा बताइए इसके नीचे का एरिया क्या दे रहा है और जल्दी से मुझे बताइए इसका स्लोप क्या होगा। तो पहले 2 चीजें मुझे बताइए, इसका स्लोप क्या बनेगा। कहना स्लोप सर dx अपॉन dt बनेगा, क्यों, क्योंकि y एक्सिस में तुम्हारा x है। एरिया क्या बनेगा सर, एरिया बनेगा इंटीग्रेशन x इंटू dt, है ना। एरिया का मतलब क्या होता है सर, एरिया का मतलब होता है समाकलन। एरिया का मतलब क्या होता है, समाकलन। और स्लोप का मतलब क्या होता है सर, स्लोप का मतलब होता है आउटलन। तो याद करिए मैंने आपको कहा था क्या, विस्थापन का आउटलन वेट, लेकिन विस्थापन का समाकलन कुछ नहीं था। विस्थापन का आउटलन वेट, लेकिन विस्थापन का समाकलन पीछे साइड कुछ नहीं था। तो विस्थापन का समाकलन यानी इसका एरिया कुछ नहीं देता है, इसको याद ही नहीं करना है, सीधा सीधा याद करना है विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होगा dx अपॉन dt। बताइए ये क्या देता है आपको सर, ये देता है वेलोसिटी। बस इतनी बात याद रखनी है कि विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप यानी dx अपॉन dt क्या बताता है आपको, वेलोसिटी बताता है, जबकि एरिया इसका कुछ भी नहीं बताता, एरिया कुछ भी नहीं बताता। बोले बात सबको क्लियर है। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये पता चल गया कि विस्थापन और समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी बताएगा, लेकिन एरिया कुछ नहीं बताएगा। अब देखो यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि सर इसका स्लोप ठीक है, वेलोसिटी बताएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब यहीं से देखिए क्वेश्चन बनना शुरू। टॉपिक में पहले इस पॉइंट को नोट करेंगे जो मैं बोल रहा हूं, पॉइंट लिखिएगा, विस्थापन समय ग्राफ की स्लोप, विस्थापन समय ग्राफ की स्लोप क्या देती है सर, वेलोसिटी का मान देती है ना। अब इस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने विस्थापन और समय ग्राफ खींचा और विस्थापन और समय ग्राफ जो है सर इस तरीके से आया है, हरा ऐसे आया है, तीन गाड़ियों के लिए मैंने खींचा A B C। फिर तुमसे कह देगा कि 3 गाड़ियों के लिए मैंने विस्थापन समय ग्राफ खींचा है, बहुत ध्यान सुनना। तो पहले आप मुझे बताइए कि इसकी वेलोसिटी A की VA मान ली, B वाली टार की VB मान ली, C वाली टार की VC मान ली। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, टार A की, टार B की टार C की, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें बताया ना इसका स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। तो बच्चों A का स्लोप सिर्फ इतने से डिफाइंड होगा, B का स्लोप इतने से डिफाइंड होगा और C का स्लोप इतने से डिफाइंड होगा। तो आप मुझे बताइए इनमें से किसकी स्लोप ज्यादा है। हाँ कहना C की स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब C की वेलोसिटी ज्यादा होगी, B की वेलोसिटी कम होगी और A की वेलोसिटी और कम होगी। बताइए बोल सकते नहीं बोल सकते इसको ऐसा। अरे ये कहां से पता चला, मुझे वहीं से पता चला यार, विस्थापन और समय ग्राफ से कि विस्थापन समय ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी बताती है। मैंने कह दिया स्लोप जिसकी ज्यादा, हम लोग अनुपात भी बता सकते हैं इसका। अगर ये एंगल भी मुझे पता चल जाए ना, मान लीजिए ये 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, 30 45 60, तो बच्चों इनका अनुपात भी बताया जा सकता था। कुछ नहीं करना, tan थीटा का रेशियो ले लेना, क्योंकि स्लोप का मतलब tan थीटा भी होता है। तो tan 30, tan 45, tan 60 का रेशियो ले लीजिए, आपको वेलोसिटी का अनुपात भी पता चल जाएगा। ठीक है,
कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है इसी पर आधारित, जैसे कह देगा कि मेरे पास विस्थापन और समय ग्राफ दे दिया सर, मेरे पास विस्थापन और समय ग्राफ दे दिया सर, और ये विस्थापन और समय ग्राफ जो है ऐसा दे दिया, तो तुमसे पूछ लेगा कि बताइए पिंड की स्पीड यानी बॉडी की स्पीड कैसी है, स्पीड कैसी है। तो कहना विस्थापन और समय ग्राफ इस तरह से दिया है, और आपको पता है कि विस्थापन समय ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले देखिए स्लोप ऐसी थी, फिर स्लोप ऐसी बनी, स्लोप ऐसी बनी, स्लोप ऐसी बनी, ये देखिए, तो एंगल लगातार बढ़ रहा है, तो आपका मतलब ये हुआ स्पीड लगातार बढ़ रही है। बताओ स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, चेक कीजिए। तो अगर इस तरह का कर्व देके पूछे कि बताइए बॉडी की स्पीड क्या है, लगातार घट रही है, लगातार बढ़ रही है, तो कहना लगातार बढ़ रही है। अरे तो मेन, और ये मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, मैंने देखो यही तो चीज आपको एक्सप्लेन की है, कैसे बताना स्लोप कब बढ़ेगी कब घटेगी, ये सब फालतू में नहीं बताया, इसका यूज पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। तो क्लियर हो गया ना, याद हो गया ना कि विस्थापन समय ग्राफ की स्लोप क्या बताती है सर, विस्थापन और समय ग्राफ की स्लोप बताती है आपको वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब आगे आइए दूसरा ग्राफ। सर अब ग्राफ आ गया है वेट और समय ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, है ना। तो इसके लिए मुझे फिर से वही काम करना पड़ेगा, वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ये देखिए वाई एक्सिस में वेलोसिटी ले ली, और एक्स एक्सिस बताइए क्या लेना पड़ेगा, टाइम। वाई एक्सिस में वेलोसिटी ले ली, एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया, मैंने कोई भी एक ग्राफ बना दिया ऐसे, है ना। और मैंने आपसे कहा कि बताइए सर इसका एरिया क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, निकाल के देखते हैं। तो बताइए सबसे पहले मुझे बताइए इसका स्लोप कैसे निकालोगे। वाई में वेलोसिटी है, तो आप मुझे बताइए इसका स्लोप कैसे निकालोगे। तो कहना स्लोप निकालने का फॉर्मूला अभी अभी सर आपने बताया था, dy अपॉन dx। वाई में वेलोसिटी है जिसकी वजह से dv अपॉन dt। और एरिया बताइए कैसे निकालोगे, कहना एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने बताया था इंटीग्रेशन y dx। y में तुम्हारा वेलोसिटी है इसलिए v dt। अब आपको ये डिसाइड करना है कि बताइए ये किसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये तो डिसाइड करना है ना। तो कुछ चीजें तो आपको याद भी हो रही होंगी, dv अपॉन dt क्या पढ़ा था सर, ये तो त्वरण पढ़ा था। और वैसे भी देखो स्लोप का मतलब अवकलन, और याद करो वेलोसिटी का अवकलन क्या देता है सर, वेलोसिटी का अवकलन त्वरण देता है, वेलोसिटी का अवकलन क्या देता है, त्वरण। तो ये त्वरण हो गया। सर एरिया का मतलब इंटीग्रेशन, सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये एरिया का मतलब इंटीग्रेशन समाकलन, और आपको पता है कि वेलोसिटी का अवकलन त्वरण, वेलोसिटी का समाकलन विस्थापन। तो एरिया जो है ये क्या दे रहा सर, ये इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये क्या दे रहा, विस्थापन। ओके, तो याद रखना वेलोसिटी और टाइम डायग्राम की जो स्लोप होती है, स्लोप सर वो त्वरण देती है, वेलोसिटी टाइम डायग्राम का एरिया क्या देता है सर, विस्थापन देता है। कितना आसान है यार, है ना। तो बच्चों वेलोसिटी और टाइम डायग्राम का ये जो एरिया है ये क्या दे रहा, कहना सर ये आपको दे रहा विस्थापन, ये क्या दे रहा सर, ये आपको दे रहा विस्थापन। और स्लोप बताइए क्या दे दी, कहना स्लोप आपको दे दी त्वरण, वेलोसिटी टाइम डायग्राम की। अब इसमें भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। देखो कैसे कह देगा, ध्यान से सुनना, कह देगा कि मेरे पास वेलोसिटी और टाइम डायग्राम है, कह देगा मेरे पास एक वेलोसिटी और टाइम डायग्राम मैंने खींचा। मान लीजिए मैंने वेलोसिटी और टाइम डायग्राम इस तरह से खींचा, चलो ऐसा मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये वेलोसिटी और टाइम डायग्राम खींचा। तो पूछेगा कि बताइए इसके त्वरण के बारे में बताइए, त्वरण क्या हो रहा है ना, त्वरण कैसा है इसका। तो आप सीधा सीधा आप कहना कि देखो सर यहां पर वेलोसिटी और टाइम डायग्राम सर आपने ऐसे खींचा, तो आप मुझे बताइए त्वरण क्या होता है। तो कहना इस डायग्राम की जो स्लोप होती है बच्चों वो क्या बताती है सर, स्लोप बताती है आपको त्वरण, बताती है ना। तो स्लोप अगर त्वरण बताती है तो ये देखिए यहां पर स्लोप ऐसी, फिर यहां पर स्लोप ऐसी, फिर ये स्लोप ऐसी, फिर ये स्लोप ऐसी, देख रहे। तो स्लोप लगातार क्या हो रही है सर, स्लोप लगातार बढ़ रही है। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में जो त्वरण ए होगा वो लगातार बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। अगर वेलोसिटी और टाइम डायग्राम की जो ग्राफ है वो मान लीजिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आया होता, कैसे आता स्ट्रेट लाइन आता, तो क्या कहते
तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन आया है सर, देखो हर जगह पे स्लोप 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 एंगल बराबर है, तो यानी कंडीशन में एक्सेलेरेशन कैसा हो जाता सर, कांस्टेंट हो जाता सर, यानी कंडीशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाता। कितना बढ़िया सवाल है। ओके, तो कभी भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको समझना है कि हाँ भाई ये सब क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, एकदम आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है इनमें से, ठीक है। ओके, तो वेलोसिटी और टाइम डायग्राम का स्लोप हमारा त्वरण देता है, विस्थापन जो है यानी एरिया विस्थापन देता है, अंदर का एरिया विस्थापन देता है, याद रखिएगा। अच्छा, और आगे देखिए, इसके बाद तीसरा वाला डायग्राम क्या है, त्वरण और समय ग्राफ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये तुम्हारा त्वरण ए हो गया और ये क्या हो गया सर, समय टी हो गया, त्वरण और समय ग्राफ। तो बच्चों एक बात बताइए, त्वरण और समय ग्राफ, मान लीजिए मैंने इस तरीके से कुछ त्वरण और समय ग्राफ बनाया, 1 से 2 ऐसे बनाया, तो फिर वही बात, इसमें भी दो चीजें आपको निकालनी पड़ेगी, एक तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, दूसरा इसका स्लोप बताना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं एरिया और स्लोप दोनों निकालता हूं तो एरिया और स्लोप क्या हो जाएगा। तो आपसे मैंने कहा कि भाई एरिया पहले निकाल के दिखाइए और फिर मुझे निकाल के दिखाइए स्लोप क्या होगा। चलो स्लोप पहले निकाल लेते हैं। स्लोप, तो सर स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है dy अपॉन dx, अर्थात dA अपॉन dt, समझो। और एरिया का मतलब क्या होता है सर, एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन a इंटू डी टी, है ना। अब याद करो, स्लोप का मतलब अवकलन करना है, ये तो दिखाई भी दे रहा है, स्लोप का मतलब क्या है, अवकलन करना, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनो, याद करिए, हम लोग एक्सेलेरेशन तक पहुंच गए, तो एक्सेलेरेशन के आगे कुछ नहीं था, लेकिन एक्सेलेरेशन के पीछे क्या था सर, वेलोसिटी। तो एक्सेलेरेशन का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, एरिया, वो क्या होगा सर, ये वेलोसिटी का मान देगा। तो त्वरण और कह सकते हो कि समय के बीच का ग्राफ, ये सर वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेलोसिटी। लेकिन ये और स्लोप मतलब अवकलन, तो बच्चों त्वरण देखो, विस्थापन का अवकलन वेग का अवकलन त्वरण के आगे कुछ नहीं था। इसका मतलब इसका जो स्लोप है सर, इसका जो अवकलन करने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसको पढ़ना नहीं है, सीधा सीधा बताना है कि इसका जो एरिया होगा, त्वरण और टाइम डायग्राम का एरिया होगा, वो क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, है ना। तो बस ये याद रखना कि त्वरण और टाइम डायग्राम के बीच का एरिया सर आपको वेलोसिटी देता है। लेकिन अब इन तीनों ग्राफ में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा ग्राफ है, देखो ये वाले ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी था, एरिया कुछ नहीं दे रहा था। इसमें स्लोप ने भी कुछ दिया वेलोसिटी टाइम में, और एरिया ने भी कुछ दिया। इसमें देखिए सर, इसमें जो है एरिया ने दिया, स्लोप ने कुछ नहीं दिया, समझो बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों ग्राफ में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि इसका एरिया, इसका स्लोप क्या देता है, फिर कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि एक्सेलेरेशन और टाइम डायग्राम का एरिया क्या देता है। एरिया मतलब समाकलन, और समाकलन का मतलब होता है कि त्वरण का समाकलन वेलोसिटी, है ना। एक तो तरीका तो ये होता है, दूसरा होता है मात्रक से। कैसे, देखो एक्सेलेरेशन त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है। अब आप लोग एक छोटी सी बात कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे, नोट। हालांकि ये आपके स्टैंडर्ड की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, है ना। एक टर्म आता है, उस टर्म को बोलते हैं जर्क, हिंदी में इसको बोलते हैं झटका। हालांकि ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, जर्क। तुमसे कई बार पूछता है कि भाई जर्क क्या होता है, झटका क्या होता है। तो याद रखना, जब भी कभी तुमसे पूछा जाए जर्क क्या है, तो जर्क हमेशा जो है ना, त्वरण का अवकलन होता है, डी अपॉन डी टी। सर डी अपॉन डी टी ये हमारा क्या होता है, जर्क होता है, झटका होता है, ठीक है। तो आप अगर विस्थापन का अवकलन वेग कहते हैं, वेग का अवकलन त्वरण कहते हैं, त्वरण का भी अवकलन कुछ ना कुछ होता है, वो होता है जर्क, झटका। कई बार झटके का मात्रक पूछ लेता है, तो झटके का मात्रक होता है, जर्क का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब। लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता ये, लेकिन भाई देखो एग्जाम का कोई भरोसा है नहीं है, कब कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए मैंने कम शब्दों में बता दिया कि हाँ ये जर्क है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसकी स्लोप को, आप चाहो तो इसकी स्लोप को कह सकते हो कि ये स्लोप क्या बताती है सर, ये स्लोप बताती है आपको जर्क, जिसको बोलते हैं झटका। ओके,
तो मैंने अभी अभी आपको ये पूरा क्लियर कर दिया कि इसकी स्लोप क्या बताती है, इसका एरिया क्या बताता है। लेकिन अभी खेला खत्म नहीं हुआ, मैं आप लोगों को इसके साथ साथ क्वेश्चन तो सॉल्व कराऊंगा, बट मैं आप लोगों को एक दो चीजें और बताने वाला हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि स्टेटमेंट लिखा हुआ सवाल आता है, अब मुझे कर्व की पहचान करनी होती है कि कर्व कौन सा है। तो मैं आपको पहले कर्व की पहचान करना बता देता हूं कि कैसे हम लोग कर्व की पहचान करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींची, सर मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींची, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्या है सर, ये मान लीजिए इसको क्या बोला जाएगा, चलो वाई एक्सिस ही बोल देते और इसको एक्स एक्सिस। पहले मैं बता दूं कि किस कर्व को क्या कहना है। हाँ देखो, जब भी कभी आपके सामने इस तरीके की लाइन आए तो आपको हमेशा इसको बोलना है हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान रखना, इस तरह की लाइन आए तो आपको इसको बोलना है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। इस तरीके की लाइन दिखाई दे तो आपको बोलना है टर्म में वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, क्षैतिज लाइन, वर्टिकल लाइन। और बच्चों जब भी कभी आपकी इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन आए तो आप इसको इंक्लाइंड लाइन बोलेंगे या फिर आप इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक दो मिनट रुकिए, मैं आपको बता भी देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y बराबर c, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन को हम लिखेंगे x बराबर c, और इस तरह से इंक्लाइंड लाइन जो ऑरिजिन से पास करेगी वो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, बीच में कोई कांस्टेंट आएगा, चाहो तो y बराबर mx कर लीजिए। अगर इस तरीके से कोई कर्व आता है, चाहे नीचे से जाता हुआ चाहे ऊपर से जाता हुआ, दोनों कर्व का एक ही नाम होगा बच्चों। इस दोनों कर्व को हम लोग किस नाम से जानेंगे बच्चों, पैराबोला के नाम से जानेंगे, परवलय के नाम से जानेंगे, परवलयाकार, ठीक है। चाहे ऊपर वाला कर्व हो चाहे नीचे वाला कर्व हो, दोनों को हम लोग किस नाम से जानेंगे, पैराबोला के नाम से जानेंगे। तो आप पहचान कर लीजिए इसको क्या बोलना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखो याद करना, बहुत ध्यान सुनना, याद करिए। मैंने आपको बताया था कि जब आप अवकलन करते हो, जब आप अवकलन करते हो तो अवकलन में पावर घटती है, क्यों, क्योंकि h की पावर n का अवकलन बताइए क्या था सर, h की पावर n का अवकलन था n h की पावर n-1, याद है ना। फिर जब आप समाकलन करते हो बच्चों, समाकलन करते हैं तो समाकलन करने से बताइए पावर क्या होती है, कहना समाकलन करने से सर पावर बढ़ती है, क्योंकि समाकलन में फॉर्मूला आया था h की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ठीक है। अब आपको जानबूझ के पता कैसे सवाल बोलेगा, मैं बताता हूं सवाल कैसे बोलेगा, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। सवाल ऐसे बोलेगा कि सर मान लीजिए एक्सेलेरेशन जो है वो तुम्हारा फंक्शन है, सर एक्सेलेरेशन जो है फंक्शन है, वो फंक्शन है टी स्क्वायर का, एक्सेलेरेशन फंक्शन किसका है, टी स्क्वायर का। या फिर कई बार आपको ऐसे बोलेगा कि एक्सेलेरेशन जो है वो टी स्क्वायर के समानुपाती है, ऐसे बोलेगा, समय टी स्क्वायर के समानुपाती है। तो तुमसे वेलोसिटी में पूछा जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट में समय के सापेक्ष कैसा संबंध बनेगा, और संबंध बनने के बाद ही आप ग्राफ डिसाइड कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, तो एक्सेलेरेशन से तुम्हें वेलोसिटी बनाना है बच्चों। तो एक बात बताइए, अगर एक्सेलेरेशन से मुझे वेलोसिटी बनाना है तो बताइए मुझे अवकलन कराना पड़ेगा कि समाकलन। तो याद करिए, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी बनाना है समाकलन, और समाकलन में पावर बढ़ती है तो टी स्क्वायर के समानुपाती नहीं, या टी क्यूब के समानुपाती हो जाएगा। हालांकि बटे 3 भी आएगा, लेकिन मैं प्रोपोर्शनल बस देख रहा हूं ग्राफ बताने के लिए। फिर वेलोसिटी से विस्थापन बनाना है, फिर से समाकलन करा दीजिए, समाकलन में पावर बढ़ती है इसलिए विस्थापन टी की पावर 4 के समानुपाती। तो पता क्या होता है कि इन 3 चीजों में से किसी एक के बारे में बता देगा कि कोई एक समय पर किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, और बाकी 2 के बारे में पूछेगा, या फिर हो सकता है ग्राफ के बारे में पूछ ले। जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन कह देता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सवाल है। कई बार ये क्वेश्चन कह देता है कि सर मेरा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, मेरा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो जल्दी से बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, और फिर कह देगा कि बताइए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, ये ग्राफ कैसा आना चाहिए। और दोनों में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कह देता है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, हाँ तो बताइए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसा आना चाहिए, और विस्थापन और समय ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा।
तो मेरे भाई एक बात बताओ, कोई भी चीज कांस्टेंट कैसे होती है और क्यों होती है, तब हम लोग क्या उसमें फंक्शन इन्वॉल्व करते हैं। तो कहना एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब होता है कि एक्सेलेरेशन टाइम की पावर 0 पर निर्भर कर रहा है, यही मतलब हुआ भाई। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन किस पर निर्भर कर रहा है, टाइम की पावर 0 पे। मुझे एक्सेलेरेशन से पहले वेलोसिटी निकालनी है तो पावर बढ़ानी है, टी की पावर 0 में पावर बढ़ाएंगे टी की पावर 8। फिर विस्थापन निकालना है, पावर और बढ़ानी है, वेलोसिटी में पावर बढ़ाएंगे, टाइम में पावर बढ़ाएंगे तो टी की पावर 2। तो आप मुझे बताइए वेलोसिटी में कैसा फंक्शन बना। सर वेलोसिटी में फंक्शन बना, वेलोसिटी समानुपाती टी आया, समानुपाती टी आया। ये देखो समानुपाती टी यही तो था, यही तो था समानुपाती टी। बताइए भाई y बराबर mx या y समानुपाती x। तो दोनों में एक एक पावर आने की वजह से आप इसका जो आंसर बताओगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो भी कौन जैसी कैसी स्ट्रेट लाइन आएगा, कह देना पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, मूल बिंदु से जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, y बराबर mx के जैसा। लेकिन देखो यहां पर x और t स्क्वायर आया है, यानी ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y समानुपाती x स्क्वायर का पालन करता है। अब y समानुपाती x स्क्वायर है तो पैराबोला, क्योंकि पावर 8 और पावर 2 जब भी कभी साथ में आएगी हमेशा पैराबोला होगा, हमेशा क्या होगा, एक पैराबोला। तो बताइए अगर समय और विस्थापन और समय ग्राफ पूछा गया होता तो कैसा बताते, तो बताते बच्चों पैराबोला, पैराबोला। ओके, तो इस तरह की बातें कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए ये तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, टफ कौन सा आंसर बताना है। और सुनिए और सुनिए और सुनिए और सुनिए, इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए मेरे पास जो विस्थापन है ना वो समय टी स्क्वायर के समानुपाती है, या विस्थापन को कह देगा टी क्यूब के समानुपाती है। तो आप मुझे बताइए वेलोसिटी किसके समानुपाती होगा, और मुझे बताइए एक्सेलेरेशन किसके समानुपाती। और ग्राफ भी पूछ सकता है, कह देगा कि विस्थापन समय के घन के समानुपाती है, ऐसा बोले तो समय के घन के समानुपाती है। तो पूछ लेगा वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ कैसा आना चाहिए, या एक्सेलेरेशन टाइम के बीच ग्राफ कैसा आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर। अरे भाई आप इसका आउटलाइन का दीजिए, भाई विस्थापन पता है, वेलोसिटी बताइए, आउटलाइन का। तो आउटलाइन में पावर घटती है तो टी क्यूब की पावर टी स्क्वायर बन जाएगी, पावर टी स्क्वायर का 2t तो पावर t बन जाएगी। ये देखो, तो यहां पर देखिए एक्सेलेरेशन और टाइम में एक एक पावर आई, जिसकी वजह से ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, यानी त्वरण और समय के बीच ग्राफ पूछा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी और समय के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो आपको बताना है पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, तो ये सब ना एनालिसिस कराना जरूरी। देखो मैं लाख थ्योरी अच्छी पढ़ा दूं, लेकिन जब तक एक दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा नहीं ना, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि भाई ये सब चीजें क्या है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुना। अच्छा अब ये तो चलो ठीक है, हो गया। अब याद करो मैंने आपको जब गति के समीकरण पढ़ाए थे ना, मुझे दोबारा से गति के समीकरण में आना पड़ेगा। तो याद करिए मैंने आपको जब पहले गति के समीकरण पढ़ाए थे, कहां गए गति के समीकरण, ये रहा गति के समीकरण। ये बच्चों ये जो मैंने गति के समीकरण पढ़ाए थे ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मोशन लियो चाहे वर्टिकल मोशन लियो, गति के समीकरण तभी वैलिड है, ध्यान से सुनिएगा, तभी वैलिड है जब तुम्हारा एक्सेलेरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। कॉपी में नोट डाउन करना, गति के समीकरण तभी वैलिड है जब एक्सेलेरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। हाँ मतलब वेलोसिटी बढ़े लेकिन एक समान रूप से बढ़े, तभी गति के समीकरण वैलिड है। मान लीजिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन भी टाइम पर निर्भर कर रहा है। मान लीजिए एक्सेलेरेशन जो है टाइम के टी पर निर्भर कर रहा है, टी की पावर टी पर ही निर्भर कर रहा है, या फिर एक्सेलेरेशन का मान जो है ना वो लिखा हुआ है 5t, ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चों जब भी कभी एक्सेलेरेशन का मान समय पर निर्भर करता है तो वेलोसिटी बढ़ती तो है लेकिन समान रूप से नहीं बढ़ती, तब ये गति के समीकरण लगा नहीं सकते हम लोग, कभी नहीं लगा सकते, कभी नहीं लगा सकते। तो उस कंडीशन में हम लोगों को करना पड़ता है कि जब भी कभी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तब गति के समीकरण नहीं लगते, तब हमारे ये वाले समीकरण लगते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी अभी मैंने ड्राफ्ट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया, समझ में भी आया होगा डेफिनेटली, क्योंकि काफी डिटेल में मैंने बताया है।
ओके, ये पॉइंट सबसे ज्यादा खास था। अब होता क्या है कि आप लोगों को ड्राफ्ट को बनाना भी आना चाहिए कि वेलोसिटी कब बढ़ रही है, कब घट रही है, वो सब मैंने सिखा दिया कैसे करना है। अभी सवाल आएगा तो उसको भी बता दूंगा। फिलहाल एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, दो वस्तु ए और बी के बीच का विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है। जैसे कि विस्थापन समय ग्राफ दिया है, एक वस्तु ए मान लीजिए, दूसरी वस्तु बी मान लीजिए, ये आया हुआ सवाल है बच्चों। और इन्होंने बोला रखा था कि ये एंगल 30 डिग्री का है विस्थापन समय ग्राफ का, और ये एंगल कितने डिग्री का है, सर ये एंगल 60 डिग्री का है। तो बोला जा रहा है कि दो वस्तु ए और बी के बीच विस्थापन समय ग्राफ दिखाया गया है, तो उनके वेगों का अनुपात बताइए। तो ए के लिए देखो विस्थापन समय ग्राफ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बी के लिए देखिए कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बताइए, तुमसे बोला जा रहा है इसके वेलोसिटी का अनुपात बताइए। तो याद करिए विस्थापन समय ग्राफ की वेलोसिटी का जो अनुपात होता है सर वो उनकी स्लोप होती है। स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। और स्लोप निकालने का मतलब होता है tan 30, एक बार लगाइए, रेशियो tan 60 लगाइए। बताओ tan 30 कितना होता है सर, 1/√3, और tan 60 कितना होता है सर, √3। जल्दी से मुझे बताइए इसका अनुपात कितना हो जाएगा सर, वेलोसिटी का अनुपात 8:3, मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, है ना। तो अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, तो आप देख लीजिए कि इस तरह के सवालों को कैसे लगाना होता है। बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पता लेकिन होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे लगाना। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि 0 से 10 सेकेंड के लिए वेग समय ग्राफ दिखाया गया है। 0, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, है ना। ए बी सी इन्होंने बोला है कि वेग समय ग्राफ दिखाया गया है, तब निम्न पार्ट ज्ञात कीजिए। इन्होंने पार्ट नहीं दिया, मैं पूरी एनालिसिस कर देता हूं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, और बहुत ध्यान से देखिएगा क्या है। तो बच्चों पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि वेलोसिटी समय ग्राफ है, तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, 4 सेकेंड में बढ़ के 20, फिर अगले 4 सेकेंड में कांस्टेंट रही, फिर अगले 8 से 10 सेकेंड में घट के 0। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी या कुल विस्थापन कितना होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कुल दूरी कितनी होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस। तो आप कहना टोटल डिस्टेंस अगर सर निकालनी है ना, तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम डायग्राम का जो एरिया होता है वो कुल दूरी होता है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एरिया कितना, तो कहना सर ये तो त्रिभुज बन रहा है, 20 × 4 80, 80/2 सर 80/2 40 मीटर, 40 मीटर। फिर ये वाला एरिया निकालिए सर, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 20, ये दूरी ये 20, 8 में से 4 जाएगा 4, तो 20 छोटो 80, सर ये एरिया 80 मीटर। फिर ये एरिया निकाल के दिखाइए, तो ये एरिया निकाला जाएगा, तो कह देना सर देखो ये ऊंचाई 20, ये दूरी 2, 20 × 2, भाई त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आधार × लंब बटे 2, तो 20 × 2/2 सर ये 20 मीटर। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस दिए गए ग्राफ में कुल दूरी कितनी चली रही है, कह देना 40 मीटर प्लस 80 मीटर और प्लस 20 मीटर, यानी चली गई कुल दूरी 140 मीटर हो जाएगी। बताइए, नहीं कर सकते आप लोग। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए कहां पर, या ओ से ए में त्वरण पूछ लेगा, ओ से ए में त्वरण पूछ लेगा कि बताइए ओ से ए में त्वरण क्या है। तो कह देना ओ से ए में त्वरण अगर अल्फा डालना है तो स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप निकालिए। और स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, ये वाला एंगल निकालिए tan थीटा। तो कहना लंब बटे आधार, तो लंब तुम्हारा कितना है सर, लंब है देखो 20 और आधार कितना है 4, तो 20/4 सीधा सीधा कह सकते हो 5 मीटर/सेकेंड² का ये तुम्हारा त्वरण आ गया ओ से ए के लिए, है ना। ए से बी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां पर त्वरण हमारा 0। बी से सी में देखो मंदन हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी घट रही है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए बी से सी में कितना मंदन होगा, बी से सी में मंदन की वैल्यू बताइए। तो कहना अगर बी से सी मंदन बताना है तो मान लीजिए मंदन को मैंने बीटा कह दिया, निकालना वही है ये वाला स्लोप। तो लंब बटे आधार, लंब 20, आधार देखो 10 में से 8 जाएगा 2, तो 20/2 और 20/2 का मतलब कितना हुआ 10। बट इसका मान प्लस में ना लेके माइनस में लेना, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। तो ऐसा कोई भी ग्राफ देखकर आपसे एनालिसिस भी पूछी जाती है तो भी हम लोग एनालिसिस को बहुत आराम से बता देंगे, बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट से भाई,
कि अंदर का एरिया डिस्प्लेसमेंट या दूरी देता है, और स्लोप हमें क्या देती है, कह देना त्वरण देती है, वेलोसिटी और टाइम डायग्राम की। कोई और ग्राफ भी दिया जाता है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि किस ग्राफ का स्लोप, किस ग्राफ का एरिया क्या देता है। और इवन इसको हम हर जगह अप्लाई करेंगे, फोर्स और टाइम डायग्राम में भी इसको अप्लाई कर देंगे, है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में भी इसको अप्लाई कर देंगे। बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमें कैसे स्लोप बतानी है और बच्चों कैसे एरिया बताना है। तो ये जो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी का पहला चैप्टर था काइनेमैटिक्स, जिसमें सिर्फ मैंने मोशन पढ़ाया आपको। अभी मैंने ज्यादा बल के बारे में बातचीत नहीं की, F बराबर m×a नहीं आया, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आता है, ठीक है। फिर वो डोली वाले सवाल, बंदूक वाले सवाल, वो सब उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली मैंने बात की है सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन के साथ, टोटल कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो सॉल्व करनी पड़ेंगे इस वाले चैप्टर के। थैंक यू वेरी मच।